Hello students of class 6. Today we are going to study the chapter 4 Unforgettable Writers and its explanation line to line. Okay, in the previous video I have already told you about this chapter, and let's read something about this chapter. I have told you what we mean by biography and autobiography, and we have also done some word meanings also. So today we are going to read about Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore is a famous poet जिनकी हम poems अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जिनकी कुछ writings, कुछ articles हम अभी तक पढ़ते हैं. So Rabindranath Tagore, popularly known and called as Gurudev, was born in his ancestral home at Jorasanko in Kolkata on 8th May 1861. रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम पॉपुलरली अभी गुरुदेव बोलते हैं, वो अपने एंसेस्ट्रल होम मतलब उनकी जो पुराना घर था उनके दादाजी का या उनकी पुरानी पीढ़ियों का जो घर था वहाँ पर रहते थे जोरासांको में. और जोरासांको कहाँ पर है? कोलकाता में. और उनका बर्थ कब हुआ था? 8th May 1861 को. To an illustrious family of thinkers, reformers, social and cultural leaders and intellectuals. और एक वेल नोन फैमिली थी उनकी. illustrious मतलब होता है वेल नोन, मतलब बहुत ज़्यादा जानी पहचानी फैमिली थी. और उस फैमिली में सभी लोग, उनके सभी दादाजी या उनके फैमिली के जितने भी रिलेटिव्स थे वो सारे थिंकर्स थे, रिफॉर्मर्स थे. रिफॉर्मर्स मतलब जो सोसाइटी में चेंज लाते हैं. सोशल और कल्चरल लीडर्स रह चुके हैं. इंटेलेक्चुअल्स जिनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है तो उनकी फैमिली थी. हिज फादर वॉज महर्षि देवेंद्रनाथ एंड मदर वॉज शारदा देवी. उनके फादर का नाम था महर्षि देवेंद्रनाथ एंड उनकी मदर का नाम था शारदा देवी. ही वॉज ब्रॉट अप इन अ बिग अफ्लुएंट जॉइंट फैमिली. उनकी फैमिली अफ्लुएंट जॉइंट फैमिली थी, मतलब कि वेल ऑफ थी, पैसे की कमी नहीं थी उनकी फैमिली को. अलॉन्ग विथ अदर चिल्ड्रन, और दूसरे बच्चों के साथ में ही वो बड़े हुए थे. रविंद्रनाथ वॉज रेज्ड मोस्टली बाय सर्वेंट्स. उनको मोस्टली सर्वेंट्स ने बड़ा किया है, मतलब कि बड़े घरों में कभी कभी अगर मदर नहीं होती है तो सर्वेंट्स रखते हैं बच्चों को संभालने के लिए. हिज मदर हैड डाइड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड. उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी उनके बचपन में ही. एंड हिज फादर ट्रैवल्ड वाइडली, और उनके पापा वाइडली ट्रैवल करते थे वर्क के अकॉर्डिंग. स्कूल एजुकेशन विद इन द 4 वॉल्स डिड नॉट अट्रैक्ट हिम. स्कूल एजुकेशन जो क्लास की 4 वॉल्स के अंदर होती है वो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी. फ्रॉम चाइल्डहुड रविंद्रनाथ वॉज अ ड्रीमर. ही लाइक द आउटसाइड वर्ल्ड, द ओपन स्काई ओवरहेड एंड द अर्थ अंडर द फीट. रविंद्रनाथ को सपने देखने का बहुत शौक था और उन्हें आउटसाइड वर्ल्ड बहुत अच्छा लगता था. जब वो क्लास में बैठे रहते थे तो उन्हें ओपन स्काई, खुला हुआ आसमान अपने सिर के ऊपर, फीट के नीचे अर्थ, ये सब चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी. वाइल हिज क्लासमेट्स रिसाइटेड अदर लेसन्स, जब क्लासमेट्स दूसरे लेसन्स पढ़ते थे क्लास में बैठे बैठे, ही गेज्ड आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो से बाहर देखते रहते थे. फैसिनेटेड विद नेचर, नेचर के साथ में वो बहुत सारी मन ही मन कहानियाँ बना लेते थे. ही लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, और वो एक ड्रीम वर्ल्ड में रहते थे हमेशा. ही फाउंड नेचर सो फैसिनेटिंग दैट ही स्टेड अवे फ्रॉम स्कूल, और उनको नेचर के साथ में इमेजिनेशंस बनाना इतना अच्छा लगता था कि वो स्कूल से दूर रहना चाहते थे. ऑफन वंडरिंग बाय द रिवर, और मोस्ट ऑफ टाइम्स वो रिवर के पास में ही घूमते रहते थे. वैंडरिंग मतलब होता है घूमना. His love of nature prompted him to write poems from an early age. और नेचर के लिए जो उनका प्यार था उसने उन्हें मोटिवेट किया था कि वो अपनी अर्ली एज में ही, बचपन में ही पोएम्स लिखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. ही wrote his first poem at the age of 8. 8 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी फर्स्ट पोएम लिखी थी. When he was very young, some of his poems were published in periodicals. जब वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, बहुत यंग थे, और उनकी कुछ पोएम्स पीरियडिकल्स में भी आती थी. पीरियडिकल्स मतलब समथिंग जो एक फिक्स पीरियड के बाद वापस से रिपीट होता है. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज एजुकेटेड एट होम बाय प्राइवेट टीचर्स. रविंद्रनाथ टैगोर को प्राइवेट टीचर्स घर पर पढ़ाने आते थे. हु टॉट हिम वेरियस सब्जेक्ट्स, जो उन्हें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे. हिज ब्रदर हेमेंद्र नाथ ट्यूटर्ड एंड लुक्ड आफ्टर हिज फिजिकल
वेलफेयर। उनके ब्रदर जो थे हेमेंद्र नाथ, वो उनकी फ़िज़िकल वेलफेयर के बारे में, उनकी फ़िज़िकल बॉडी के बारे में उनके ट्यूटर थे, उनको ट्यूशन्स देते थे। ही मेड हिम स्विम द गंगास, गंगा रिवर में उनको स्विम कराते थे। ट्रैक थ्रू हील्स पे ट्रैक करवाते थे। इनकरेज हिम टू डू जिमनास्टिक्स एंड प्रैक्टिस जूडो एंड रेसलिंग। तो हेमेंद्र नाथ जो उनके बड़े भैया थे, वो उनको ट्यूशन्स देते थे थ्रू फॉर फिज़िकल एजुकेशन। जूडो, रेसलिंग, जिम, इन सब के लिए वो मोटिवेट करते थे। From his early childhood, Rabindranath was exposed to publication of literary magazines। और अपने बचपन में ही रविंद्रनाथ को मैगज़ीन्स में पब्लिकेशंस मिलने लगे थे, मतलब मैगज़ीन्स में उनकी पोएम्स वगैरह पब्लिश होने लगी थी। थिएटर एंड रिसाइटल्स ऑफ बोथ बंगाली एंड वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक। तो वो बंगाली और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक्स को भी सॉन्ग्स बनाकर गाते थे। विच फीचर्ड एट द जोरासांको टैगोर्स हाउस रेगुलरली। जो जनरली जोरासांको में टैगोर की रविंद्रनाथ टैगोर की जो जोरासांको में घर है, उस घर पर उस घर से रेगुलरली फीचर होते रहते थे। टैगोर डिसलाइक्ड फॉर्मल एजुकेशन। रविंद्रनाथ टैगोर को फॉर्मल एजुकेशन पसंद नहीं था। जो हम फॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, तो ये सब सब्जेक्ट्स उनको नहीं अच्छे लगते थे। बट ही रीड बायोग्राफीज, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड संस्कृत। लेकिन वो जनरली क्या पढ़ते थे, वो बायोग्राफीज़ पढ़ते थे। जिन लोगों के बारे में अगर उनकी लाइफ के बारे में लिखा हुआ है तो वो बायोग्राफीज़ पढ़ते थे। हिस्ट्री के बारे में पढ़ते थे। एस्ट्रोनॉमी और संस्कृत के बारे में पढ़ते थे। एस्ट्रोनॉमी किसको बोलते हैं? जब हम स्पेस की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो उन सब के बारे में उनको पढ़ना अच्छा लगता था। एट द टेंडर एज ऑफ 11 साल की उम्र में, ही वॉज एबल टू डिस्कस विद हिज फादर द बायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो अपने पापा के साथ में बैठकर बेंजामिन फ्रैंकलिन की बायोग्राफी को डिस्कस कर सकते थे एट द एज ऑफ 11 ओनली। एडवर्ड गिब्बन्स की बायोग्राफी, द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। हिस्ट्री पढ़ते थे वो, और हिस्ट्री भी डिस्कस करते थे अपने पापा के साथ में, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। एंड वॉज एबल टू एग्जामाइन द पोइट्री ऑफ कालिदास। तो कालिदास जी की पोइट्री को भी समझ सकते थे वो एट द एज ऑफ 11 ओनली। रविंद्रनाथ टैगोर बिलीव्ड दैट द प्रॉपर टीचिंग एनकरेजेस क्यूरोसिटी। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि अच्छी टीचिंग अगर किसी स्टूडेंट को, किसी चाइल्ड को मिलती है, तो उसकी वजह से उसमें क्यूरोसिटी भी बढ़ती है, उस चीज़ को जानने की इच्छा भी बढ़ती है। एट 17 टैगोर वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। 17 साल की उम्र में उनको इंग्लैंड भेज दिया फैमिली के थ्रू, और हायर एजुकेशन के लिए वो चले गए थे। बट देयर ऑल्सो द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिड नॉट सेटिस्फाइड हिम। वहाँ पर भी यही एजुकेशन सिस्टम था, सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे और वो उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। ही रिटर्न विदाउट कम्प्लीटिंग हिज स्टडीज़। और वो बिना स्टडीज़ को कंप्लीट किए वापस आ गए। ही वॉज इंटरेस्टेड इन 2 मेन टॉपिक्स। 2 मेन टॉपिक्स में वो इंटरेस्टेड थे, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड हिज मदरलैंड। ह्यूमन रिलेशनशिप और अपनी मातृभूमि। After coming back to India, he married Mrilani Devi in 1883। इंडिया में आने के बाद में उनकी शादी हो गई मृणालिनी देवी से। द कंडीशन ऑफ पुअर एंड इलिटरेट पीजेंट्स इन इंडिया मूव्ड हिम। उन्हें सबसे ज़्यादा अफेक्ट क्या करता था कि जो पुअर गरीब और इलिटरेट पीजेंट थे, बिना पढ़े लिखे पीजेंट थे, उनकी जो कंडीशन थी वो उनको बहुत अफेक्ट करती थी। ही रियलाइज दे वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय फुलिश एंड अनसाइंटिफिक बिलीव्स। और उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ, पहले किसान कोई सी भी ऐसे अनसाइंटिफिक बिलीव्स पे डीपली, मतलब कि बहुत गहरे तरीके से विश्वास कर लेते थे, ट्रस्ट कर लेते थे, जो कि फुलिश थे। तो अनसाइंटिफिक बिलीव्स क्या होता है कि वो सारी चीज़ें जो पॉसिबल नहीं है। मृणालिनी ही सेड वी हैव टू ओपन एन इनफॉर्मल स्कूल फॉर पुअर फार्मर्स एंड बोटमैन। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि हमें पुअर फार्मर्स और बोटमैन के लिए एक स्कूल, इनफॉर्मल स्कूल ओपन करना चाहिए। इनफॉर्मल स्कूल मतलब जहाँ पे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, वहाँ पर जो उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने की होती है वो पढ़ाई जाएंगी। दे नीड टू रिमूव द डीप रूटेड सुपरस्टिशन फ्रॉम देयर माइंड्स। उनके माइंड में जो गहरे तरीके से सुपरस्टिशंस बस चुके हैं, ऐसी चीज़ें, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन को बोलते हैं अंधविश्वास, तो उन्हें वो रिमूव करना होगा।
वेयर डू यू वॉन्ट टू ओपन द स्कूल आस्क्ड मृणालिनी। तो उनकी वाइफ ने पूछा कि आप स्कूल कहाँ पर ओपन करना चाहेंगे। एट शांति निकेतन नियर बोलपुर इन वेस्ट बंगाल वेयर देयर वुड बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो उन्होंने स्कूल का एड्रेस बताया कि वो वेस्ट बंगाल में बोलपुर के पास में शांति निकेतन में वो स्कूल ओपन करना चाहेंगे, जहाँ पर उन्हें एक डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। Under the able guidance of Gurudev, the teachers took classes under the trees, under the open sky and green grass around. Later, the school became a college and then a famous university under the name of Vishwa Bharati. तो उन्होंने गुरुदेव के गाइडेंस में टीचर्स क्लासेस लेते थे ट्रीज़ के नीचे, ओपन स्काई के नीचे और ग्रीन ग्रास पर। बाद में स्कूल एक कॉलेज बन गया और फिर एक फेमस यूनिवर्सिटी बन गई, उसका नाम था विश्व भारती। आज स्टूडेंट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड से वहाँ पर स्टडी करने आते हैं। टैगोर वांटेड पीस एंड हारमोनी फॉर हिज कंट्री। टैगोर अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए शांति और भलाई चाहते थे। इन 1905 लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू डिवाइड बंगाल इनटू टू पार्ट्स। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से बंगाल को टू पार्ट्स में डिवाइड करने का कोशिश किया था। रविंद्रनाथ टैगोर स्ट्रॉन्गली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस डिसीजन। इस डिसीजन को स्ट्रॉन्गली प्रोटेस्ट किया था, उसको स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट थे रविंद्रनाथ टैगोर। ही ब्रॉट अ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशनरी सॉन्ग्स एंड अटेंडेड प्रोटेस्ट मीटिंग्स। उन्होंने बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी सॉन्ग्स मतलब क्रांति के गीत लिखे हैं और बहुत सारी प्रोटेस्ट मीटिंग्स, विद्रोह के लिए जो मीटिंग्स होती थी उनको अटेंड किया है। ही बिगेन टू राइट स्टोरीज, पोएम्स एंड सॉन्ग्स अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। उन्होंने डिफरेंट टाइप की स्टोरीज, पोएम्स और गीत लिखना चालू कर दिया जो कि इंडियन के अलग अलग कल्चर्स और इंडियन सोसाइटी को प्रदर्शित करें। Through its revolutionary writing, he tried to revive the mental and moral spirit of people. अपनी रिवॉल्यूशनरी राइटिंग से वो ये चाहते थे कि लोगों की जो मोरल और मेंटल स्पिरिट है, जो दिमाग की और उनकी मोरल वैल्यूज़ हों, वो फिर से जाग जाएं और लोग फिर से यूनाइट हो जाएं। He was full of anguish, pain and sorrow at the Jallianwala Bagh tragedy, where hundreds of innocent civilians were killed and thousands were wounded on 13 April 1919 in अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी, जहाँ पर एक मेले में, जलियांवाला बाग का एक मेला लगा था। हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस, हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट यानी कि मासूम हंड्रेड्स ऑफ लोग और थाउजेंड्स ऑफ वाउंडेड मतलब 100 की तादाद में लोग वहाँ पर मारे गए थे और हज़ारों की तादाद में उन लोगों को चोटें लगी थी। तो वहाँ पर जलियांवाला बाग में क्या हुआ था कि जब मेला लगा हुआ था तब ब्रिटिश फोर्सेस आई थी और उन्होंने बिना किसी लेटर के सिर्फ गोली चलाना स्टार्ट कर दिया था। तो उसकी वजह से ही वॉज फुल ऑफ एंग्विश, पेन एंड सोरो। उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। टैगोर वॉज टैलेंटेड। ही वॉज अ पेंटर, पोइट, प्ले राइट, नॉवलिस्ट, फिलोसोफर एंड एजुकेनिस्ट। वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। वो एक पेंटर भी थे, पोइट भी थे, प्ले राइट थे, नॉवलिस्ट थे, नॉवेल्स बनाते थे, फिलोसोफर थे जो कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और उनके बारे में रिसर्चेस करते हैं, और एजुकेनिस्ट थे मतलब कि सिखाते भी थे। हिज जीनियस लाइक द राइजिंग सन बिगेन टू क्रिएट वंडर्स। और उनके जैसे ही जीनियस जो कि उगते हुए सूरज जैसे होते हैं, ऐसे ही जीनियस लोग वंडर्स क्रिएट करते हैं। ही ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली टू यूरोप। वो उन्होंने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, यूरोप, अमेरिका, एशिया, एंड डिलीवर्ड लेक्चर्स इन यूनिवर्सिटीज़ में भी उन्होंने लेक्चर्स डिलीवर किए हैं, एंड पब्लिक मीटिंग्स ऑन एजुकेशन। टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर in 1913 for his book of poems called गीतांजलि। टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में, जो कि बुक उन्होंने लिखी थी जिसमें पोएम्स थी 1913 में, और उस बुक का नाम था गीतांजलि। इन 1915 ही वॉज नाइटेड बाय द ब्रिटिश किंग जॉर्ज वी। 1915 में उनको नाइट किया गया था ब्रिटिश किंग के द्वारा। नाइट मतलब कि ब्रिटिश में जिस पर्सन को ऑनरेबल अवार्ड दिया था उसको हम नाइटेड बोलते हैं। तो ब्रिटिश किंग जॉर्ज वी के द्वारा उनको नाइट किया गया था। 1919 में फॉलोइंग द जलियांवाला बाग मैसेकर टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड। और 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर होने की वजह से उनको जो पद मिला था नाइट, उन्होंने वो रिटर्न कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर प्रॉम्प्टेड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ एंड
टॉलरेंस। रविंद्रनाथ टैगोर किससे मोटिवेटेड थे? स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और टॉलरेंस से मोटिवेटेड थे। बिसाइड्स पोइट्री ही रॉट प्लेज, डांस ड्रामाज, स्टोरीज एंड नॉवेल्स। पोइट्री के साथ में वो नाटक, डांस ड्रामाज, स्टोरीज और नॉवेल्स भी लिखते थे। टैगोर ऑल्सो क्रिएटेड न्यूमरस ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स। टैगोर ने बहुत सारी ड्राइंग्स और पेंटिंग्स भी बनाई हैं। ही रॉट द म्यूज़िक एंड लिरिक्स फॉर द पोएम ही रॉट। और वो जो भी पोएम्स लिखते थे उनका म्यूज़िक और लिरिक्स खुद बनाते थे। हिज कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स इज़ कॉल्ड रविंद्र संगीत। उनके जो सॉन्ग्स की कलेक्शन है उनको हम रविंद्र संगीत भी बोलते हैं। His composition Jan Gan Man was adopted as the national anthem of India, while one of his songs Amar Sonar Bangla, My Golden Bengal, was later made into the national anthem of Bangladesh. तो उनकी एक कंपोजिशन जन गण मन को हम नेशनल एंथम, इंडिया का नेशनल एंथम गीत मानते हैं, राष्ट्रगीत मानते हैं। और उनका एक सॉन्ग अमार सोनार बांग्ला, माय गोल्डन बंगाल, वही सॉन्ग अभी बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। Gurudev Rabindranath Tagore, as he was fondly called, passed away on 8 अगस्त 1941। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की डेथ हुई थी 8 अगस्त 1941 में एट हिज एंसेस्ट्रल होम इन कोलकाता। और वही उनकी जो एंसेस्ट्रल घर था, उनका जो पुराना घर था कोलकाता में, वहीं पर उनकी डेथ हुई थी। So we have completed one section of this chapter, that is Rabindranath Tagore. We have studied the biography of Rabindranath Tagore. Now we have come to the other biography which is of William Wordsworth. Sir William Wordsworth जो हैं वो भी एक इंग्लैंड के राइटर हैं जिनकी हम बहुत सारी पोएम्स अभी इंग्लिश में पढ़ते हैं और वो भी नेचर से रिलेटेड होती हैं। तो लेट्स बिगिन विद द बायोग्राफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। William Wordsworth was born on 7th April 1770 in a small quiet market town in northwest England. William Wordsworth का जन्म 7 अप्रैल 1770 में हुआ था और वो नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड के एक छोटे से मार्केट टाउन में रहते थे। ऑन द एज ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट, तो इंग्लैंड में लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक किसको बोलते हैं? जहाँ पर झरने होते हैं, जहाँ पर छोटा सा तालाब होता है, तो उस डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट की एज पर, किनारे पर एक मार्केट टाउन था नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही वॉज एसोसिएटेड विद दैट रीजन, और स्टार्टिंग से ही वो उस रीजन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं। ही हैड अ विविड इमेजिनेशन एंड फाउंड द वेरियस आइडियाज़ विच कैम इन टू हिज माइंड मोर एक्साइटिंग दैन एनी अदर थिंग। वो उनकी इमेजिनेशन बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती थी और उनके बहुत सारे माइंड में बहुत सारे अलग अलग तरीके के आइडियाज़ आते थे। किसी भी चीज़ को नॉर्मल तरीके से हम देखते हैं, उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग वे में उनके माइंड में अलग अलग तरीके से इमेजिनेशंस बनती थी। ही बिलीव्ड इन द सिंप्लिसिटी ऑफ लिविंग एंड थ्रू आउट हिज लाइफ ही प्रैक्टिस्ड इज। और वो रहने का अपना सिंपल रहना पसंद करते थे अपनी पूरी लाइफ में जब तक वो रहे हैं। ही वॉज बॉर्न टू अ मॉडेस्ट लैंड लॉयर। वो एक मामूली से लैंड लॉयर के घर पर जन्म हुआ था उनका। हिज मदर डाइड इन 1778 व्हेन ही वॉज 7। जब वो 7 साल के थे तब उनकी मदर की डेथ हो गई थी। एंड ही वॉज एन ऑर्फन एट 13, और 13 साल की उम्र में वो एक ऑर्फन बन चुके थे। ऑर्फन वो होते हैं जिनके पेरेंट्स मर जाते हैं, तो 13 ईयर्स की एज में उनके फादर की भी डेथ हो गई थी। एट he and his 4 siblings were left in the care of different relatives। वो और उनके साथ रहने वाले उनके 4 siblings, वो पांचों जो भाई बहन थे वो रिलेटिव्स की केयर में ही रहे हैं। एज अ यंग मैन विलियम वर्ड्सवर्थ डेवलप्ड अ लव फॉर नेचर। जब वो छोटे थे तभी से उनकी मन में नेचर के लिए प्यार पैदा हो गया था। द ब्यूटी एंड द पीसफुलनेस ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट टच द कोर ऑफ हिज हार्ट एंड हिज लाइफ। उनके दिल को सबसे ज़्यादा लेक डिस्ट्रिक्ट की ब्यूटी और पीसफुलनेस, शांति ने टच किया था। अ थीम रिफ्लेक्टेड इन मेनी ऑफ हिज पोएम, और यही थीम है पीसफुलनेस एंड ब्यूटी नेचर की, जो कि उनकी बहुत सारी पोएम्स में हमें दिखती है। Soon afterward, the poet and his elder brother were sent to a small free grammar school at Hawkshead near Windermere। तो जल्दी ही पॉइट और उनके बड़े भाई को एक छोटे से फ्री ग्रामर स्कूल में भेज दिया गया हॉकशेड में, और किसके पास में था? विंडरमेयर प्लेस के पास में था। ही वॉज नॉट एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बट ही डिड वेल इन ग्रामर स्कूल वेयर ही रॉट हिज फर्स्ट पोइट्री बट नन वॉज पब्लिश्ड।
तो वो एक हमेशा से एक अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्रामर स्कूल में उन्होंने बहुत अच्छा किया था और उन्होंने अपनी फ़र्स्ट पोइट्री लिखी भी थी, लेकिन उनकी पोइट्रीज़ तब पब्लिश नहीं हुई थी। As Wordsworth grew older, he decided he might like to बिकम अ लॉयर। जैसे ही वो बड़े हुए उन्होंने डिसाइड किया कि वो लॉयर बनना पसंद करेंगे। अकॉर्डिंगली इन अक्टूबर 1787 ही वेंट टू अटेंड सेंट जॉन्स कॉलेज, और लॉयर बनने के लिए ही वो सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज में गए थे अक्टूबर 1787 में। ही फाउंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स शैलो एंड द कोर्स ऑफ स्टडी अनइम्पॉर्टेंट। उन्होंने वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स को शैलो पाया। शैलो मतलब जिसको डीप नॉलेज नहीं होता है, गहरा नॉलेज नहीं होता है, और उनको जो स्टडी का कोर्स था वो भी अनइम्पॉर्टेंट लगा। ही कुड नॉट स्टैंड द रेजिमेंटेशन, और उन्हें वहाँ का रेजिमेंटेशन भी नहीं पसंद आ रहा था। रेजिमेंटेशन मतलब होता है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। He did not excel there but managed to graduate in 1791। वो वहाँ से निकले नहीं, लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट कर लिया 1791 में। While studying at Cambridge University, Wordsworth spent a summer holiday on a walking tour in Switzerland and France। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक समर हॉलीडे किया, वो वॉकिंग टूर पे गए थे स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस में। During this time, he became interested and was influenced by the ideals of French Revolution। और फ्रांस में टूर किया, तब वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो इसी टाइम पे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। आइडियल्स मतलब कि वो लोग जो कि लीडर्स थे। Later he lost interest in the revolution and his ideals as his political views had changed। और बाद में मतलब कि उनकी लाइफ के बाद में अभी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, लेकिन बाद में उनके पॉलिटिकल व्यूज़ चेंज होने की वजह से उनका जो इंटरेस्ट था रिवॉल्यूशन में और उन आइडियल्स में वो ख़त्म हो चुका था। Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge, a well-known poet, met in Bristol late in 1795 and together they worked on lyrical ballads। तो वर्ड्सवर्थ का वेल नॉन पोइट सैमुअल टेलर कॉलरिज से मिले ब्रिस्टॉल में 1795 में, और साथ में ही वो लोगों ने मिलके, वर्ड्सवर्थ ने और कॉलरिज ने मिलके लिरिकल बैलेड्स पे काम किया। लिरिकल बैलेड्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जो एक पोएम होती है और उसको हम सॉन्ग के तरीके से भी गा सकते हैं, विच वुड चेंज द कोर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और उन लिरिकल बैलेड्स ने ही इंग्लिश लिटरेचर का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। लिरिकल बैलेड्स वॉज पब्लिश्ड ऑन September 1, 1798। लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुई 1798 में 1 सितंबर को। द वॉल्यूम कंटेन पोएम्स ऑफ कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी। उस वॉल्यूम में उनकी जो लिरिकल बैलेड्स थे उसमें कॉलरिज की कुछ पोएम्स थी और वर्ड्सवर्थ की एक पोएम थी टिंटन एबी। इट बिकम वेरी फेमस लेटर ऑन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। द सेम ईयर दैट लिरिकल बैलेड्स वर पब्लिश्ड, वर्ड्सवर्थ began writing the Prelude, an autobiographical poem। तो उसी ईयर में, जिस ईयर में लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुई थी, वर्ड्सवर्थ ने द परल्यूड लिखना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी। ऑटोबायोग्राफिकल मतलब उन्होंने खुद की बायोग्राफी एक पोएम में लिखी थी, विच वॉज ओनली पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ, जो कि उनकी डेथ के बाद में ही पब्लिश हुई। ड्यूरिंग दिस टाइम वर्ड्सवर्थ ऑल्सो रॉट अदर पोइट्री लाइक डैफोडिल्स, Lucy, To a Butterfly, To the Cuckoo, The Rainbow and other poems related to the nature। और इसी टाइम में उन्होंने ये पोएम्स भी लिखी जो कि हम अभी पढ़ते हैं, डैफोडिल्स, ल्यूसी, टू अ बटरफ्लाई, टू द कुकू, द रेनबो। ये सारी ही पोएम्स नेचर से रिलेटेड है। ही ऑल्सो बिगिन राइटिंग अ प्रीफेस फॉर द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। और उन्होंने सेकेंड एडिशन यानी लिरिकल बैलेड्स का एक और वॉल्यूम बनाने के लिए भी प्रीफेस लिखना स्टार्ट कर दिया था। प्रीफेस क्या होता है? जो पोएम से पहले, किसी बुक से पहले हम उसका पूरा बायोडाटा देते हैं, तो वो प्रीफेस होता है। इन 1799 आफ्टर विजिट टू जर्मनी विद कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ सेटल एट डोव कॉटेज इन लेक डिस्ट्रिक्ट। 1799 में कॉलरिज के साथ में जब वो जर्मनी गए थे, उसके बाद में वो वहाँ से आने के बाद में लेक डिस्ट्रिक्ट में ही डोव कॉटेज पे सेटल हो गए। हिज फ्रेंड कॉलरिज लिव नियर बाय विथ हिज फैमिली। और कॉलरिज जो उनके फ्रेंड थे वो अपनी फैमिली के साथ में उनके घर के पास में ही रहते थे। वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस पोएम आई वेंटर्ड लोनली एज अ क्लाउड
उनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस पोएम थी आई वेंटर्ड लोनली एज अ क्लाउड वॉज रिटन एट डो कॉटेज इन 1804। 1804 में ही उन्होंने डो कॉटेज में ही लिखी थी। मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स सेंटर्ड ऑन द सिंपल येट डीप ह्यूमन फीलिंग्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। बहुत सारी पोएम्स उनकी डीप ह्यूमन फीलिंग्स पे ही सेंटर्ड थी, फोकस थी, ऑर्डिनरी पीपल की मतलब आम आदमी की फीलिंग्स। रिटन इन देयर ओन लैंग्वेज, उनकी खुद की लैंग्वेज में लिखी होती थी। वर्डवर्थ वॉज अपॉइंटेड टू अ गवर्नमेंट पोजिशन इन 1813 विच रिलाइड हिम ऑफ फाइनेंशियल वरीज। वर्ड्सवर्थ एक गवर्नमेंट पोजीशन उनको मिल चुकी थी 1813 में, जिसकी वजह से उनकी जो फाइनेंशियल पैसे की चिंताएं थी वो ख़त्म हो चुकी थी। In 1802, वर्ड्सवर्थ मैरिड हैरी हचिनसन। 1802 में वर्ड्सवर्थ ने मैरी हचिनसन से शादी कर ली, उनकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी। इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, उनके कुछ सालों बाद वर्ड्सवर्थ फेस पर्सनल डिफ़िकल्टीज़। उनकी शादी के कुछ सालों बाद उनकी लाइफ में कुछ पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ आई। 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन डाइड, उनके 2 बच्चे मर चुके थे। हिज ब्रदर वॉज ड्रॉन्ड एट सी एंड डोरोथी सिस्टर सफ़र्ड अ मेंटल ब्रेकडाउन। उनके भाई समुद्र में डूब चुके थे और उनकी सिस्टर डोरोथी मेंटल ब्रेकडाउन से सफ़र कर रही थी। थ्रू हिज पर्सनल टर्मोइल, टर्मोइल मतलब कि तूफ़ान, उनकी पर्सनल लाइफ का जो तूफ़ान था, वर्ड्सवर्थ कंटिन्यूज़ टू राइट पोइट्री बट इट वॉज नेवर एज ग्रेट एज हिज अर्ली वर्क। वर्ड्सवर्थ तब भी उनकी लाइफ के इस तूफ़ान के बाद भी पोइट्री लिखते थे, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होती थी जितने पहले उनका वर्क होता था। In 1842, he was given a government pension and in 1843, Wordsworth became England's poet laureate. 1842 में उनको गवर्नमेंट पेंशन भी मिलता था और 1843 में वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के पोइट लॉरेट बन चुके थे। तो लॉरेट क्या होता है? लॉरेट वो होता है जो किसी पर्सन को उसकी डीप नॉलेज की वजह से अवार्ड किया जाता है। तो इंग्लैंड में उनको अवार्ड दिया गया था। अ पोजीशन ही हेल्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और वही पोजीशन उनकी पूरी लाइफ रही थी। द लेटर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ वर पीसफुल, और उनकी लाइफ के लास्ट के ईयर्स शांति से निकले। टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ही न्यू मच फेम, उनकी लाइफ के ख़त्म होते ही उनको बहुत सारी फेम मिल चुकी थी। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर एज अ सेलिब्रिटी एंड हिज वर्सेस बिकम क्वाइट पॉपुलर। वो हर जगह एक सेलिब्रिटी जैसे इन्वाइट किया जाता था, उनको वेलकम किया जाता था और उनकी जो पोएम्स होती थी वो पॉपुलर फेमस होती जा रही थी। ऑन 23 अप्रैल 1850 ही डाइड एट द एज ऑफ 80 एट हिज होम इन वेस्टमॉरलैंड। 23 अप्रैल 1850 में वो 80 साल की उम्र में उनके वेस्टमॉरलैंड वाले घर में उनकी डेथ हो गई, जो कि इंग्लैंड में था। दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 4 स्टूडेंट्स। नाउ यू हैव टू डू लेट्स ट्राई क्वेश्चंस referring to this chapter and read the chapter again with book while you are understanding this video. Keep studying.